तो दोस्तों लीलो एंड द स्टार्स नाम की ये जो मूवी है फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएगी, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट और कब तक ये हमें OTT पर देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और जानकारी आपको देता हूँ। लिलो एंड स्टिच 2025 की अमेरिकी साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डीन फ्लेचर कैंप ने किया है और इसे क्रिस केकानियोक्लानी ब्राइट और माइक वान वेस ने लिखा है। एक वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और राइटबैक द्वारा निर्मित फिल्म डिज्नी की 2002 की पारंपरिक रूप से एनिमेटेड फिल्म लिलो एंड स्टिच का लाइव एक्शन एनिमेटेड रीमेक है, जिसमें कुछ तत्व उस फिल्म की एनिमेटेड सीक्वल फिल्मों और टीवी शो पर भी आधारित हैं। इसमें माया केलोहा ने लिलो पेलेकाई के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की है, जिसमें मूल लिलो एंड स्टिच के लेखक निर्देशक क्रिस सैंडर्स ने स्टिच के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराया है। केलोहा को आधिकारिक तौर पर 2023 में डिज्नी द्वारा फिल्म के लिए चुना गया था। इसमें सिडनी एलिजाबेथ अगुडोंग, बिली मैग्नेसन, हन्ना वडिंगम, कोर्टनी बी वेंस और जैक गैलिफियानाकिस भी हैं। साथ ही मूल कलाकार सदस्य टिया कैरेरे, एमी हिल और जेसन स्कॉटली अलग अलग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। 7. लिलो एंड स्टिच का प्रीमियर लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में 17 मई 2025 को हुआ और इसे 23 मई 2025 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है और इसने $392.6 मिलियन की कमाई की है, जो 2025 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कथानक टूरो ग्रह पर डॉ. जुम्बा जुकीबा को यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन द्वारा प्रयोग 626 बनाने के लिए अवैध आनुवंशिक प्रयोग का दोषी ठहराया जाता है, जो उन्नत सीखने की क्षमताओं वाला एक आक्रामक और लगभग अविनाशी प्राणी है। जुम्बा को दोषी पाया जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है, जबकि 626 को उसके विनाशकारी व्यवहार के लिए निर्वासन की सजा सुनाई जाती है। हालांकि 626 एक पुलिस क्रूजर चुराकर और उसके हाइपरड्राइव का उपयोग करके ग्रह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए भाग जाता है, हवाई द्वीप क्वाई में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ग्रैंड काउंसिलवुमन जुम्बा को उसकी स्वतंत्रता की पेशकश करती है यदि वह 626 को पकड़ लेता है और उसे प्रतिनियुक्त पृथ्वी विशेषज्ञ एजेंट प्लीकले के साथ जोड़ देता है। 626 एक शादी के रिसेप्शन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक पशु आश्रय में ले जाने से पहले एक पर्यटक ट्रॉली द्वारा कुचल दिया जाता है। लिलो पेलेकाई नाम की एक हवाईयन लड़की को हुला स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन नानी की अनुपस्थिति के कारण अपने बदमाश मर्टल को मंच से धक्का दे दिया था। उनकी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती केकोआ नानी से मिलने जाती हैं और पाती है कि नानी उनकी देखभाल करने के लिए अयोग्य है और मांग करती है कि वह एक सप्ताह में अपना काम पूरा कर ले। अगले दिन यह सुनकर कि लिलो को एक दोस्त चाहिए, उनके पड़ोसी टुटू लिलो को पशु आश्रय में ले जाते हैं जहां 626 को रखा जाता है। यह महसूस करते हुए कि जुम्बा और प्लीकले उसके पीछे हैं, 626 एक कुत्ते का रूप धारण करता है और लिलो को उसकी सुरक्षा के लिए उसे गोद लेने की अनुमति देता है। नानी उन्हें अपने दोस्त डेविड कावेना के साथ अपने रिसोर्ट लू जॉब पर ले जाती है। लिलो ने 626 को स्टिच नाम दिया क्योंकि नानी ने एक कार सीट को सिलने के बारे में टिप्पणी की थी जिसे उसने फाड़ दिया था। वे रिसोर्ट का आनंद लेते हैं, लेकिन स्टिच गलती से टेबल में आग लगा देता है, जिससे नानी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। नानी से मिलने केकोआ और कोबरा बबल्स आते हैं, जो एक CIA एजेंट है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्टिच के आगमन की जांच कर रहा है। केकोआ मांग करता है कि नानी को तुरंत नया रोजगार मिल जाए। साक्षात्कार के बावजूद उसे लिलो और स्टिच की हरकतों के कारण खारिज कर दिया जाता है। लिलो नानी को सर्फिंग प्रशिक्षक के रूप में काम पर रखने में मदद करती है और वे अपनी पहली पारी के बाद सर्फिंग का आनंद लेते हैं। इस बीच जुम्बा और प्लीकली जेट स्कीइंग करते समय स्टिच को पकड़ने की असफल कोशिश करते हैं, जिससे पेलेकैस और स्टिच का सफाया हो जाता है। जब स्टिच डूब जाता है तो लिलो लगभग डूब जाती है। लिलो के ठीक होने के बाद केकोआ ने नानी से कहा कि अगर वह अपनी संरक्षकता छोड़ देती है तो हवाई सरकार स्वास्थ्य बीमा लागतों को वहन कर सकती है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत होती है।
जब बहनें एक साथ आखिरी रात बिताती हैं तो स्टिच अपने कार्यों पर विचार करता है और गंभीरता से अकेले ही पशु आश्रय में लौटता है। इस बीच ग्रैंड काउंसिलवुमन स्टिच को पकड़ने में जुम्बा की विफलता से निराश होकर उनका सौदा रद्द कर देती है और प्लीक्ली को जुम्बा को जेल में वापस भेजने का आदेश देती है। हालांकि जुम्बा प्लीक्ली को छोड़ देता है और स्टिच को पकड़ने का फैसला करता है। केकोआ और बबल्स अगली सुबह पहुंचते हैं और पाते हैं कि लिलो अपने बेडरूम से भाग गई है। वे और नानी उसकी तलाश शुरू करते हैं। लिलो आश्रय में स्टिच को ढूंढती है, लेकिन जुम्बा स्टिच को वापस पकड़ने के लिए आता है। वे पेलेकैस के घर भाग जाते हैं और जुम्बा से लड़ते हैं, उनके घर को नष्ट कर देते हैं। लड़ाई के दौरान जुम्बा ने खुलासा किया कि स्टिच ने अपनी सुरक्षा के लिए लिलो का इस्तेमाल किया, जिसके कारण अपराधबोध से ग्रस्त स्टिच ने आत्मसमर्पण कर दिया। जुम्बा एक पोर्टल जनरेटिंग गन का उपयोग करके स्टिच को अपने अंतरिक्ष यान पर ले जाता है, जिसका उद्देश्य स्टिच की नई नई सहानुभूति को मिटाना है। हालांकि लिलो चुपके से जहाज पर चढ़ जाती है और स्टिच को मुक्त कर देती है और वे जुम्बा को जहाज से बाहर निकाल देते हैं। जहाज समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे लिलो और स्टिच पानी के नीचे फंस जाते हैं। स्टिच उसे बचाता है, लेकिन चूंकि वह सतह पर तैर नहीं सकता, इसलिए वह उसे बाहर निकलने के लिए छोड़ देता है और डूब जाता है। नानी और डेविड लिलो को बचाते हैं, लेकिन वह स्टिच को छोड़ने से इनकार करती है। डेविड लिलो को किनारे पर लौटाता है, जबकि नानी स्टिच को समुद्र तल से लाने के लिए वापस तैरती है। वे किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन स्टिच गतिहीन रहता है। बबल्स द्वारा प्लीक्ली को भूनने और समूह में फिर से शामिल होने के बाद डेविड स्टिच के फेफड़ों को चालू करके उसे पुनर्जीवित करता है। कुछ ही समय बाद ग्रैंड काउंसिलवुमन आती है और जुम्बा को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। स्टिच के हृदय परिवर्तन को देखने के बाद वह स्टिच को उसके नए पाए गए ओहाना के साथ पृथ्वी पर निर्वासित करने का फैसला करती है। जैसे ही पेलेकैस, स्टिच और कंपनी घर लौटती है, केकोआ नानी से कहती है कि वह लिलो की संरक्षकता डेविड और टुटू को दे सकती है, जिससे वह घर पर रह सके। ओहाना फिर घर की मरम्मत करते हैं और खुशी खुशी साथ रहते हैं। नानी, जो अब समुद्री जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में जा रही है, जुम्बा की पोर्टल गन का उपयोग करके क्वाई में लिलो और स्टिच से मिलने जाती है। ढालना फिल्म के लाइव एक्शन स्टिच डिजाइन पर पहली नज़र 9 अगस्त 2024 को 2024 D23 कन्वेंशन में सामने आई। 55, 56 स्क्रीन रेंट और कोलाइडर दोनों ने इस खुलासे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। 57, 58 8 नवंबर 2024 को D23 ब्राजील के दौरान डिज्नी ने फिल्म से एक तस्वीर जारी की, जिसमें स्टिच को लेई पहने और अपने बिस्तर पर खड़े होकर आउट फोकस लिलो को देखते हुए दिखाया गया। 59, 60 22 नवंबर को डिज्नी ने फिल्म का पहला टीजर पोस्टर प्रकाशित किया, जिसमें स्टिच का अत्यधिक क्लोजअप दिखाया गया था। 61, 25 नवंबर को डिज्नी ने पहला टीजर ट्रेलर जारी किया, जिसमें स्टिच को समुद्र तट पर सिंड्रेला कैसल की तर्ज पर बनाए गए रेत के महल को नष्ट करते हुए दिखाया गया, जैसा कि डिज्नी के प्रोडक्शन लोगो में दर्शाया गया है। 62, 63, 27 नवंबर को मोआना 2 की व्यापक रिलीज के उसी दिन, जिसका पहला टीजर सिनेमाघरों में संलग्न था, एक नया पोस्टर दिखाया गया जिसमें स्टिच के मुंह में मोआना फ्रेंचाइजी से काकामोरा था, जो मूल फिल्म के क्रॉसओवर आधारित मार्केटिंग अभियान की ओर इशारा करता था, जिसमें स्टिच ने अन्य डिज्नी फिल्मों पर आक्रमण किया था। 64, 18 दिसंबर को मुफासा द लायन किंग की रिलीज से 2 दिन पहले एक और क्रॉसओवर पोस्टर और एक और टीजर ट्रेलर जारी किया गया। 65 ट्रेलर में उसे पानी के पंख पहने हुए दिखाया गया है, जिसे मानव भुजाओं की एक जोड़ी द्वारा तब तक पकड़ कर रखा गया है जब तक कि वह उथले समुद्री पानी में छपने के लिए उनसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं करता। 65 साथ में दिए गए पोस्टर में उसे राफिकी द्वारा पकड़ कर रखा गया है, जैसा कि द लायन किंग के मूल लिलो एंड स्टिच फिल्म के इंटरस्टिचल ट्रेलर में था। 65 सुपर बाउल LIX के दौरान विशेष रूप से प्रसारित करने के लिए बनाया गया एक टीवी स्पॉट 9 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसमें स्टिच एक फुटबॉल खिलाड़ी की तरह सीजर सुपरडोम के चारों ओर दौड़कर किक को बाधित करते हुए दिखाई दे रहे थे। 66
67 स्पॉट को 24 घंटों में 173.1 मिलियन ऑनलाइन व्यू मिले, जिससे यह कंपनी के इतिहास में डिज्नी का सबसे अधिक डिजिटल रूप से देखा जाने वाला स्पॉट बन गया। 68 69 70 आधिकारिक ट्रेलर 12 मार्च 2025 को लिलो एंड स्टिच के निर्माता क्रिस सैंडर्स के 63वें जन्मदिन पर जारी किया गया, जिसमें पहली बार स्टिच के अलावा कई अन्य पात्रों को दिखाया गया। 71 72 ट्रेलर के रिलीज होने से लिलो एंड स्टिच एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और डॉइन, टिकटॉक का चीनी संस्करण पर एक ट्रेंडिंग विषय बन गया, जो रिलीज के 1 घंटे के भीतर पूर्व प्लेटफॉर्म पर 1 पर पहुंच गया। 68 69 70 14 मार्च को डिज्नी ने घोषणा की कि ट्रेलर 24 घंटे के भीतर कंपनी का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव एक्शन फिल्म ट्रेलर बन गया, जिसने उस समय के भीतर 158 मिलियन बार देखा, केवल द लायन किंग 2019 के टीजर ट्रेलर से पीछे, जिसे इस समय सीमा के भीतर 224.6 मिलियन बार देखा गया। 68 69 70 बी 19 मार्च को स्नो व्हाइट 2025, सिंड्रेला 2015, ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017 और अलादीन 2019 सहित क्लासिक डिज्नी फिल्मों के पिछले रीमेक से प्रेरित कई पोस्टरों में स्टिच को प्रत्येक फिल्म की महत्वपूर्ण वस्तुओं के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाया गया था। 73 3 अप्रैल को सिनेमाकॉन के डिज्नी पैनल के दौरान एक नया पोस्टर सामने आया, जिसमें स्टिच ने डिज्नी और कंपनी के प्रमुख फिल्म स्टूडियो जैसे मार्वल स्टूडियो, 20वीं शताब्दी स्टूडियो, पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो और लुकास फिल्म के तत्वों पर कहर बरपाया था। 74 मुक्त करना नवंबर 2020 में वैरायटी और द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि डिज्नी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि फिल्म को नाटकीय रूप से या डिज्नी प्लस के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। 25-26 नवंबर 2022 में एक कास्टिंग कॉल के माध्यम से यह पुष्टि की गई थी कि फिल्म को डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस रिलीज के लिए तैयार किया जाना था। 8 अगस्त 2024 में फिल्म को 2025 की गर्मियों में एक नाटकीय रिलीज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। 55 अक्टूबर में फिल्म को 23 मई 2025 की रिलीज की तारीख दी गई थी। 75 रिलीज में रियली 3D, डॉल्बी सिनेमा और 4DX की व्यस्तताएं भी शामिल होंगी। AMC थिएटर्स में डॉल्बी सिनेमा में एक विशेष लिलो एंड स्टिच ओपनिंग नाइट फैन इवेंट होगा। रीगल सिनेमाज में 4DX में एक विशेष लिलो एंड स्टिच फैन इवेंट होगा और सिनेमार्क थिएटर्स में रियली 3D में एक लिलो एंड स्टिच फैन इवेंट सुपर टिकट पैकेज होगा, जो 22 मई को शाम 6:26 बजे होगा, जिसमें स्टिच के प्रयोग संख्या प्रयोग 626 के अन्य नाम का संदर्भ दिया जाएगा। 76 77 78 फिल्म का विश्व प्रीमियर लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में हुआ, वही स्थान जिसने 17 मई 2025 को मूल फिल्म के प्रीमियर की मेजबानी की थी। 79 फिल्म को MPA द्वारा PG रेटिंग दी गई थी, जिससे यह मूल फिल्म के समान रेटिंग साझा करने वाली पहली डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक बन गई। स्वागत बॉक्स ऑफिस 27 मई 2025 तक लिलो एंड स्टिच ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $197.8 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $194.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल $392.6 मिलियन की कमाई हुई है। 6.5 टिकटों की बिक्री शुरू होने के बाद फैंडंगो मीडिया ने बताया कि लिलो एंड स्टिच एक PG रेटेड शीर्षक के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट डे टिकट प्रीसेल बन गई, जिसने ए माइनक्राफ्ट मूवी, स्नो व्हाइट, डॉग मैन और पेरू में पैडिंगटन की US रिलीज को पीछे छोड़ दिया। यह द लायन किंग के बाद डिज्नी रीमेक के लिए दूसरा सबसे अधिक फर्स्ट डे टिकट प्रीसेलर भी बन गया। 80 फिल्म शुरू में 4 दिवसीय मेमोरियल डे सप्ताहांत में घरेलू स्तर पर $165 मिलियन की कमाई करने के लिए ट्रैक कर रही थी। 81 अपने पहले दिन $55 मिलियन कमाने के बाद गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $14.5 मिलियन सहित 82 अनुमानों को बढ़ाकर 175-180 मिलियन कर दिया गया। 83 84 85 86 फिल्म ने 4 दिवसीय मेमोरियल डे सप्ताहांत में $182.6 मिलियन की कमाई की, जो एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा। 87 88 89 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फिल्म को ठंडी समीक्षाएं मिलीं। 90 91 92 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर
174 आलोचकों की 69% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। वेबसाइट की आम सहमति यह है, मूल के मनमोहक आकर्षण को पुनः प्राप्त करते हुए, भले ही इसकी कल्पना की उग्र भावना से मेल न खाती हो, लिलो एंड स्टिच एक डिज्नी क्लासिक के बेहतर लाइव एक्शन रीमेक के रूप में उभरती है। 93 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 53 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 94 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 90% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 81% ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की सिफारिश करेंगे। 83 रीमेक में किए गए कई बदलावों की आलोचना की गई, जिसमें प्लीक्ले के ड्रेग भेस को हटाना, गंटू की अनुपस्थिति, जुम्बा को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में खलनायक बनाना और नानी को लिलो की संरक्षकता सौंपने का निर्णय शामिल है। डीन फ्लेचर कैंप 1, 2, 3 ए, जन्म 28 फरवरी 1984, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म संपादक हैं। 6 उन्होंने जेनी स्लेट के साथ मार्सेल द शेल विद शूज ऑन लघु फिल्में बनाईं। 7, 8, 9 जिनसे उन्होंने 2012 से 2016 तक विवाह किया था। उन्होंने इसी नाम की फीचर फिल्म का निर्देशन और अभिनय भी किया, जिसे उन्होंने स्लेट और निक पेली के साथ मिलकर लिखा था। 10 फीचर फिल्म में उनके काम के लिए फ्लेचर कैंप और पेली को 38वें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 11 फ्लेचर कैंप को 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर। 13 जुलाई 2022 में यह घोषणा की गई कि फ्लेचर कैंप डिज्नी के लिए लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक का निर्देशन करेंगे। 14, 15, 16, 17 प्रारंभिक जीवन। फ्लेचर कैंप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्नातक हैं। 5 वे हेनरिको काउंटी, वर्जीनिया में पले बढ़े और डगलस एस. फ्रीमैन हाई स्कूल से स्नातक हुए। 18 फिल्म की रिलीज से पहले एक साक्षात्कार में निर्देशक डीन फ्लेचर कैंप और निर्माता जोनाथन एरिच ने कहा कि वे वर्तमान फिल्म की रिलीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने सीक्वल के लिए ठोस योजनाओं पर चर्चा नहीं की थी। कैंप ने एरिच की भावना को दोहराया कि भविष्य की कोई भी दिशा दर्शकों के स्वागत पर निर्भर करेगी। संभावित प्रेरणा के स्रोत के रूप में फ्रेंचाइजी की विशाल दुनिया को देखते हुए एरिच ने फिल्म में ईस्टर अंडे की ओर इशारा करते हुए एंजेल, रूबेन और 627, जिन्हें वह गलती से लेरॉय के रूप में संदर्भित करता है, का संदर्भ दिया। 96 यह भी देखें डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों के रीमेक और रूपांतरणों की सूची। एजेंट वेंडी प्लीक्ले की आवाज के रूप में चुना गया। 19 और सिडनी अगुडोंग को नानी पेलेकाई के रूप में चुना गया। 11 उस महीने के अंत में काहियाओ मचाडो को डेविड कावेना के रूप में चुना गया। 17 जबकि कोर्टनी बी. वेस को कोब्रा बबल्स के रूप में चुना गया, जिनके बारे में प्रशंसकों ने शुरू में माना था कि उन्हें फिल्म के पात्रों से काट दिया गया था। 14 टिया कैरेरे और एमी हिल, जिन्होंने मूल फिल्म और इसके मूल सीक्वल सामग्री जैसे लिलो एंड स्टिच द सीरीज में भूमिकाएं निभाई थीं, को नई भूमिकाओं में लिया गया, जिसमें सैंडर्स स्टिच के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को फिर से करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। 19 सैंडर्स ने अंतः उत्पादन में देर से 5 वॉयस रिकॉर्डिंग सत्र किए। 31 सैंडर्स फिल्मांकन के दौरान कभी सेट पर नहीं गए, क्योंकि वह निर्माण के समय ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में अपनी फिल्म द वाइल्ड रोबोट 2024 पर काम कर रहे थे। अगुडोंग और मचाडो के कास्टिंग की घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसमें डिज्नी और फिल्म के कास्टिंग क्रू पर रंगभेद और सफेदी करने के आरोप लगे थे, क्योंकि दोनों कलाकार अपने पात्रों के मूल एनिमेटेड समकक्षों की तुलना में हल्के त्वचा के रंग के हैं। 32 33 सिडनी अगुडोंग, अभिनेत्री सिएना अगुडोंग की बड़ी बहन, एक मिश्रित नस्ल की महिला है, जो काउई, जहां फ्रेंचाइजी मुख्य रूप से सेट है, में पैदा हुई और पली बढ़ी, एक कोकेशियान माँ और एक पिता जो फिलिपिनो और हवाईयन है। 32 34 33 अगुडोंग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भूमिका स्वीकार करने के लिए उन पर हमला करने वाली टिप्पणियां मिलीं। 35 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पता चला कि मचाडो ने पहले अपने स्पॉटिफ और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नस्लीय गाली का इस्तेमाल किया था। 19
18, 36 मचाडो ने बाद में 27 अप्रैल 2023 को इंस्टाग्राम के माध्यम से गाली के अपने पिछले उपयोग के लिए माफी मांगी। 36 जून 2023 में जेसन स्कॉट ली, जिन्होंने मूल फिल्म और लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच है ये ग्लिच 2005 में डेविड कावेना की आवाज दी थी, ने पॉडकास्ट काइल मेरेडिथ विद पर खुलासा किया कि वह फिल्म में लुआऊ के मैनेजर के रूप में एक कैमियो करेंगे जहां नानी और डेविड काम करते हैं। 21-37 मई 2025 में यह पता चला कि मूल फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी गेंटू यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन के आर्मड़ा के भ्रष्ट कप्तान को फिल्म से काट दिया गया था। 38 फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फ्लेशर कैंप और एरिच ने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि गेंटू फिल्म की मूल स्क्रिप्ट में था, लेकिन पूर्व ने चरित्र को हटाने और प्रतिपक्षी की भूमिका जुम्बा को देने की वकालत की। फ्लेशर कैंप का मानना था कि मूल फिल्म में गेंटू के पृथ्वी पर आने से यह एक अधिक पारंपरिक फिल्म में बदल गई, जबकि जुम्बा को खलनायक बनाने से लाइव एक्शन फिल्म की कहानी में एक व्यक्तिगत संबंध जुड़ गया, क्योंकि फ्लेशर कैंप ने उन्हें स्टिच के लिए एक भयानक अपराधी पिता की छवि के रूप में देखा। 39 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 13 मार्च 2023 को ओहू, हवाई में शुरू होने वाली थी, 40 और 16 जून को समाप्त होगी। 41 हालांकि फिल्मांकन का पहला दिन 17 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। 42 16 अप्रैल 2023 को हेलीवा में फिल्म के सेट के बेस कैंप के भीतर एक ट्रेलर में आग लग गई, जिससे लगभग $2 लाख का नुकसान हुआ। 42 43 44 ट्रेलर में वे पोशाकें थीं जिनका इस्तेमाल फिल्मांकन के पहले 3 हफ्तों के लिए किया गया होगा। 45 आग 11 बजे HST से पहले लगी और अगले दिन 1 बजे तक बुझ गई। 42 43 44 किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली, हालांकि फिल्मांकन की शुरुआत अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। होनोलुलु पुलिस विभाग ने इसे प्रथम श्रेणी की आगजनी के रूप में वर्गीकृत किया और प्रतिक्रिया में जांच शुरू की। 42 43 44 45 फिल्मांकन अंततः 1 मई 2023 को शुरू हुआ, जब फिल्म के निर्माण के लिए कल्याणोले हाईवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया था। 46 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था। 47 यह अंततः फरवरी 2024 में फिर से शुरू हुआ और आखिरकार उसी वर्ष मार्च की शुरुआत में समाप्त हुआ। 48 दृश्य प्रभाव और डिजाइन दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा प्रदान किए गए हैं। 49 साउंड ट्रैक मुख्य लेख लिलो और स्टिच 2025 साउंड ट्रैक 3 फरवरी 2025 को यह पता चला कि डैन रोमर फिल्म का स्कोर बनाएंगे। 2 फिल्म के साउंड ट्रैक में मूल फिल्म के लगभग सभी गाने शामिल हैं। इनमें एल्विस प्रेस्ली के गाने यू आर द डेविल इन डिस्गाइज, हाउंड डॉग, हार्टब्रेक होटल और ब्रूनो मार्स द्वारा निर्मित और उनके भतीजे न्याजा म्यूजिक और ज़्याह रिदम द्वारा प्रस्तुत बर्निंग लव का एक नया कवर शामिल है। मार्क केली होमालू और द कामेहामेहा स्कूल्स चिल्ड्रन कोरस, जिसमें बाद के निर्देशक लिनेल के ब्राइट, पटकथा लेखक क्रिस के कान्योक्लानी ब्राइट की मां शामिल हैं। हे लेई पापाही नो लिलो एमी स्टिच नामक एक नया मूल गीत रिकॉर्ड करने के लिए लौटे। अमेरिकन आइडल सीजन 21 के विजेता याम टोंगी और कोरस ने हवाईयन रोलर कोस्टर राइड का एक नया संस्करण भी रिकॉर्ड किया, जिसे 12 मई को अमेरिकन आइडल के सीजन 23 में उनके संस्करण के लाइव प्रदर्शन से पहले 9 मई 2025 को एकल के रूप में रिलीज किया गया था। लिली ओक्लानी का अलोहा ओए, एक गीत जो एनिमेटेड निरंतरता में प्रमुखता से दिखाया गया था, इस फिल्म के लिए सिडनी अगुडोंग और मिया केलोहा द्वारा क्रमशः नानी और लिलो के रूप में प्रस्तुत युगल गीत में लौटता है। साउंड ट्रैक एल्बम 21 मई 2025 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया गया था। 23 मई 2025 को 3 गानों वाली एक सीमित संस्करण पिक्चर डिस्क 10 विनाइल सिंगल रिलीज की गई। 50, 51, 52, 53, 54 माया केलोहा, लिलो पेलेकाई, एक अनाथ 6 वर्षीय मूल निवासी हवाईयन लड़की जो हुला, सर्फिंग और वन्य जीवन से प्यार करती है और सभी घृणित चीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है। 8 वह बहुत कल्पनाशील है, फिर भी विद्रोही और आवेगी है, जो उसे अक्सर परेशानी में डाल देती है और उसे उसके सहपाठियों से बहिष्कृत कर देती है,
जो उसे अजीब मानते हैं। 9-10 क्रिस सैंडर्स स्टिच की आवाज के रूप में एक नीला कोआला जैसा अवैध एलियन जेनेटिक प्रयोग जिसे एक्सपेरिमेंट 626 के नाम से जाना जाता है, जिसे लिलो ने कुत्ते के रूप में अपनाया है। उसे अनियंत्रित, आवेगी और अजीब तरह से मजबूत के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक रोएदार, बदसूरत प्यारा विध्वंसक गेंद है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने पर आमादा है। 10 सैंडर्स, जिन्होंने डीन डेब्लॉइस के साथ मूल एनिमेटेड फिल्म लिखी और निर्देशित की, ने चरित्र का निर्माण किया और भूमिका की शुरुआत की। सिडनी एलिजाबेथ अगुडोंग नानी पेलेकाई के रूप में लिलो की बड़ी बहन और उसकी कानूनी अभिभावक। उसे बुद्धिमान, अतिउपलब्धियों वाली, एथलेटिक, टाइप ए और एक सीधे छात्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो लिलो की देखभाल करने के बढ़ते दबाव को महसूस कर रही है, जिससे उसके और लिलो के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समस्याएं पैदा हो रही हैं। साथ ही बाल सुरक्षा सेवाएं पेलेकाई बहनों को अलग करने और लिलो को पालक देखभाल में रखने की धमकी दे रही हैं। 11 डॉ जुम्बा जुकिबा की आवाज के रूप में जैक गैलिफियानाकिस। 12 पागल वैज्ञानिक जिसने स्टिच बनाया। गैलिफियानाकी ने जुम्बा के मानव वेश को भी भौतिक रूप में चित्रित किया है। बिली मैग्नेसन, एजेंट वेंडेल प्लीकले की आवाज के रूप में। 13 यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन का एक एजेंट और पृथ्वी पर उनका विशेषज्ञ, जिसे स्टिच का शिकार करते समय जुम्बा को किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए भेजा गया था। मैग्नेसन ने प्लीकले का मानव वेश भी चित्रित किया है। कोर्टनी बी वेस कोबरा बबल्स के रूप में एक CIA एजेंट जिसे स्टिच को पकड़ने के लिए भेजा गया था। 14 हन्ना वडिंगम ग्रैंड काउंसिलवुमन की आवाज के रूप में यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन और इसकी परिषद के ग्रे एलियन नेता जो जुम्बा और प्लीकले को भागने के बाद स्टिच को पकड़ने का आदेश देते हैं। 15-16 काइपो डुडॉइट डेविड कावेना के रूप में एक अग्नि कलाकार और लाइफगार्ड जो लिलो और नानी का एक वफादार दोस्त और पड़ोसी है। 10 वह लुआओ में फायर नाइफ डांस करता है जहां वह और नानी काम करते हैं। 10-17 कहियाओ मचाडो को मूल रूप से भूमिका में लिया गया था। 17 लेकिन नस्लीय गाली के अपने पूर्व उपयोग के कारण उन्हें शीघ्र ही फिर से कास्ट किया गया। 18 टिया कैरेरे श्रीमती केकोआ के रूप में। 19 एक ANHPI सामाजिक कार्यकर्ता जो एक व्यावहारिक, किताब के अनुसार दयालु और धैर्यवान महिला है जो नानी के साथ नियमित रूप से जांच करती है, लेकिन फिर भी नानी के अपने कर्तव्यों को निभाने के संघर्षों से अवगत है। 10-8 कैरेरे ने पहले लिलो और स्टिच एनिमेटेड मीडिया में नानी की आवाज दी थी। एमी हिल टुटू के रूप में। 1970 के दशक में एक मूल हवाईयन जो पेलेकैस की लंबे समय से पड़ोसी और डेविड कावेना की दादी है। 8 उन्हें एक गर्म, तेजतर्रार महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो स्थानीय पिजिन लहजे में बोलती है। 10 वह इस फिल्म की मूल है। 10 हिल ने पहले मूल फिल्म और लिलो एंड स्टिच द सीरीज में श्रीमती हसागावा को आवाज दी थी। एमरी हुकानोब्रील, मर्टल एडमंड्स, लिलो के हुला सहपाठी और धमकाने वाले। 20 जेसन स्कॉट ली लुआऊ के मैनेजर के रूप में। 21 नानी और डेविड जिमी लुआऊ नामक जगह पर काम करते हैं। ली ने पहले मूल फिल्म और लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच है जे ग्लिच 2005 में डेविड की आवाज दी थी। उत्पादन विकास 3 अक्टूबर 2018 को यह घोषणा की गई थी कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स डिज्नी की 2002 की एनिमेटेड फीचर फिल्म लिलो एंड स्टिच की लाइव एक्शन बटा कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन हाइब्रिड फिल्म रीमेक विकसित कर रहा था। फिल्म को माइक वान वेस द्वारा रूपांतरित किया जाना था, जिसका निर्माण डैन लिन और जोनाथन एरिज द्वारा किया गया था और रयान है एल्पिन द्वारा सनिर्मित किया गया था। 22, 23, 24 अक्टूबर 2018 को वान वेस ने खुलासा किया कि उन्होंने रीमेक की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। 24, 13 नवंबर 2020 को जॉन एम चू ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत में प्रवेश किया, जबकि वान वेस ने इस परियोजना को छोड़ दिया था। स्टूडियो वान वेस की पटकथा को फिर से लिखने के लिए एक नए पटकथा लेखक की तलाश कर रहा था। 25, 26, 14 जुलाई 2022 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि डीन फ्लेचर कैंप को निर्देशन के लिए चुना गया था, जबकि क्रिस केकानियोक्लानी ब्राइट स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए बातचीत कर रहे थे। 27
फरवरी 2023 में ब्राइट के लेखक होने की पूरी पुष्टि हुई। 13 डेडलाइन हॉलीवुड द्वारा फ्लेचर कैंप और ब्राइट के शामिल होने की घोषणा के अगले दिन वैन वेस ने डेडलाइन हॉलीवुड के उनके लेख के ट्वीट से ट्वीट कर फ्लेचर कैंप और ब्राइट का फिल्म के निर्माण में स्वागत किया। संभवतः यह दर्शाता है कि वह अभी भी फिल्म से जुड़े हुए हैं। 28 बाद में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट ने इसकी पुष्टि की और ब्राइट और वैन वेस दोनों को फिल्म के पटकथा लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया। 1 फिल्म को कामकाजी शीर्षक बैड डॉग दिया गया था, जो हमेशा दुर्व्यवहार करने वाले स्टिच को कुत्ते के रूप में गलत तरीके से अपनाए जाने का संदर्भ था, जबकि फिल्म के लिए स्थापित नई प्रोडक्शन कंपनी का नाम ब्लू कोआला पिक्चर्स इंक रखा गया था, जो चरित्र की शारीरिक उपस्थिति के एक विशिष्ट विवरण के संदर्भ में था। 29 ढलाई फिल्म के विकास की घोषणा के बाद से यह अनुमान लगाया गया था कि मूल फिल्म के सहलेखक सहनिर्देशक क्रिस सैंडर्स रीमेक में स्टिच की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। सैंडर्स ने सितंबर 2022 के एक साक्षात्कार में कहा कि डिज्नी ने उस समय भूमिका को फिर से निभाने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया था, हालांकि वह अपनी रचना को आवाज देने के लिए वापस आने के लिए तैयार होंगे। 30 नवंबर 2022 में बताया गया कि फिल्म के लिए कास्टिंग कॉल जारी कर दिया गया है। 10 प्रारंभिक कास्टिंग कॉल को बाद में 22 नवंबर को एंटरटेनमेंट में एशियाई प्रशांत गठबंधन द्वारा ट्वीट किया गया था। 8 फरवरी 2023 में जैक गैलिफियानाकिस एक अनिर्दिष्ट भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए, जबकि उस समय द रैप ने बताया कि वह प्लीक्ले को आवाज देंगे। 13 हॉलीवुड रिपोर्टर ने अप्रैल 2023 में लिखा कि गैलिफियानाकिस ने आधिकारिक तौर पर डॉ. जुम्बा जुकीबा को आवाज देने के लिए साइन किया था। 19 मार्च के अंत में माया केलोहा को लिलो पेलेकाई के रूप में मुख्य भूमिका में लिया गया। लिलो एंड स्टिच बटा LILO बटा वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई 2002 की अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। 3-4 यह क्रिस सैंडर्स और डीन डेब्लिस द्वारा उनके निर्देशन में लिखी और निर्देशित की गई थी और क्लार्क स्पेंसर द्वारा निर्मित सैंडर्स द्वारा बनाई गई एक मूल कहानी पर आधारित थी। इसमें डेवी चेज और सैंडर्स शीर्षक पात्रों की आवाज के रूप में हैं, जिसमें टिया कैरे, डेविड ओगडेन स्टीयर्स, केविन मैकडोनाल्ड, विंग रैम्स, जेसन स्कॉट ली, जो कैलडवेल और केविन माइकल रिचर्डसन की आवाजें सहायक भूमिकाओं में हैं। यह 3 डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्मों में से दूसरी थी। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी बताती है। लिलो पेलेकाई नाम की एक अनाथ हवाईयन लड़की, जिसका पालन पोषण उसके संघर्षरत बड़ी बहन नानी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद किया, और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर अलौकिक प्राणी एक्सपेरिमेंट 626, जिसे लिलो ने अपना कुत्ता बना लिया और उसका नाम बदलकर स्टिच रख दिया। स्टिच, जिसे अराजकता और विनाश का कारण बनने के लिए डिजाइन किया गया था, शुरू में एक अंतरगैलेक्टिक संघ द्वारा पुनः कब्जा किए जाने से बचने के लिए लिलो का उपयोग करता है। वे हवाईयन अवधारणा, ओहाना या विस्तारित परिवार के माध्यम से एक करीबी बंधन विकसित करते हैं, जिससे स्टिच को अपने नए परिवार को एक साथ रखने के लिए अपने इच्छित विनाशकारी उद्देश्य पर पुनर्विचार करना पड़ता है। यह फिल्म सैंडर्स के विचार पर आधारित है, जिन्होंने मूल रूप से 1985 में स्टिच की कल्पना की थी, और फिल्म का डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र उनकी व्यक्तिगत कला शैली पर आधारित है। स्टिच शुरू में सैंडर्स द्वारा परिकल्पित बच्चों की किताब के केंद्र में था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। चरित्र को लेकर एक फीचर लेंथ फिल्म 1997 में विकास में आई, जब थॉमस शूमाकर, जो उस समय वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के अध्यक्ष थे, ने सैंडर्स से हमारी पीढ़ी के लिए डम्बो बनाने के उद्देश्य से संपर्क किया। वाटर कलर बैकग्राउंड का उपयोग शुरुआती डिज्नी प्रोडक्शन जैसे स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स 1937 की याद दिलाता है। फिल्म और इसके साथ साउंड ट्रैक ने एल्विस प्रेस्ली के संगीत का व्यापक उपयोग किया, जबकि एलन सिल्वेस्ट्री ने फिल्म का स्कोर तैयार किया। लिलो एंड स्टिच का प्रीमियर 16 जून 2002 को लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी कहानी, हास्य, आकर्षण और मौलिकता की प्रशंसा की।
$80 मिलियन के बजट पर निर्मित और एक मार्केटिंग अभियान के साथ प्रचारित, जिसने इसकी विचित्रताओं को निभाया, यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $273 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसे 75वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन स्पिरिटेड अवे से हार गई। 6-7 फिल्म की सफलता ने इसे 2000 के दशक में डिज्नी के एनिमेशन के बाद के पुनर्जागरण युग का मुख्य आकर्षण बना दिया। कथानक। टूरो ग्रह पर यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन ने डॉ. जुम्बा जुकीबा को अवैध आनुवंशिक प्रयोग का दोषी ठहराया। उन्होंने प्रयोग 626 बनाया है, जो उन्नत सीखने की क्षमताओं वाला एक आक्रामक और लगभग अविनाशी प्राणी है। 626 को कैप्टन गंटू द्वारा निर्वासन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन 626 भाग जाता है और एक अंतरिक्ष क्रूजर का अपहरण कर लेता है, जो पृथ्वी ग्रह पर हवाई के क्वाई में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पृथ्वी पर उतरने के तुरंत बाद 626 को 3 गुजरते ट्रकों ने कुचल दिया और एक पशु आश्रय में ले जाया गया। फेडरेशन की ग्रैंड काउंसिलवुमन जुम्बा को जल्दी रिहाई की पेशकश करती है यदि वह परिषद के पृथ्वी विशेषज्ञ एजेंट प्लीकले की सहायता से 626 को वापस ले लेता है। क्वाई में अनाथ किशोरी नानी पेलेकाई अपने माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद अपनी अकेली उग्र छोटी बहन लिलो की देखभाल करने के लिए संघर्ष करती है। सामाजिक कार्यकर्ता कोबरा बबल्स को संदेह है कि नानी लिलो के लिए एक उपयुक्त अभिभावक हो सकती है, और अगर 3 दिनों के भीतर पेलेकाई की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो लिलो को पालक देखभाल में रखने की धमकी देती है। लिलो को एक दोस्त की इच्छा करते हुए सुनने के बाद नानी उसे एक कुत्ते को गोद लेने के लिए पशु आश्रय में ले जाती है। लिलो 626 को गोद लेती है, जो एक कुत्ते का रूप धारण कर रहा है, और उसका नाम स्टिच रखती है। जुम्बा और प्लीकली स्टिच को पकड़ने की कोशिश करते हुए खुद को पर्यटकों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। जब स्टिच ने प्लीकली पर लुआऊ में हमला किया, जहां नानी काम करती है, तो नानी को इस घटना के लिए दोषी ठहराया जाता है और नौकरी से निकाल दिया जाता है। बबल्स नानी को एक नई नौकरी खोजने का आदेश देते हैं और लिलो को स्टिच को आदर्श नागरिक बनना सिखाने के लिए कहते हैं। लिलो द्वारा स्टिच को पालतू बनाने के प्रयासों के बावजूद उसकी हरकतों ने बार बार नानी के नए काम की तलाश के प्रयासों को बर्बाद कर दिया। जब नानी, लिलो और स्टिच नानी के दोस्त और पूर्व सहकर्मी डेविड के साथ सर्फिंग करने जाते हैं, तो जुम्बा और प्लीकले फिर से स्टिच को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो अनजाने में लिलो को पानी के नीचे खींच लेता है। डेविड लिलो और स्टिच को बचा लेता है, लेकिन बबल्स ने दुर्घटना को देखा है। वह नानी से कहता है कि वह अगली सुबह लिलो को वापस ले आएगा। इतनी परेशानी पैदा करने के लिए दोषी महसूस करते हुए स्टिच भाग जाता है। स्टिच को पकड़ने में विफल होने के बाद ग्रैंड काउंसिलवुमन जुम्बा और प्लीकले को निकाल देती है और गंटू को स्टिच को पकड़ने का काम सौंपती है। अब आजाद, जुम्बा कम गुप्त तरीकों का उपयोग करके स्टिच का शिकार करना शुरू कर देता है। जब डेविड नानी को एक और नौकरी के अवसर के बारे में बताता है, तो नानी लिलो को घर पर अकेला छोड़ देती है। जुम्बा और प्लीकले स्टिच का पीछा करते हुए पेलेकैस के घर वापस जाते हैं, और उसके बाद होने वाली लड़ाई में विस्फोट होता है जो घर को नष्ट कर देता है। फिल्म के शुरुआती विकास के दौरान रिकार्डो मोंटाल्बन को खलनायकों में से एक के रूप में लिया गया था। उनके गायन प्रदर्शन स्टार ट्रेक 2 द रेट ऑफ खान में खान नूनियन सिंह के लिए इस्तेमाल की गई आवाज पर आधारित था। 9 हालांकि उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी लाइनें हटा दी गईं और बैठक के बाद उनके चरित्र को काट दिया गया, जिससे कहानी से स्टिच के गिरोह को हटा दिया गया। अंततः फिल्म में खलनायक की भूमिका गंटू की होगी, जिसे केविन माइकल रिचर्डसन द्वारा आवाज दी गई है, जो शो और फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। डेविड ओगडेन स्टीयर्स, जिन्होंने पहले डिज्नी के लिए पिछली फिल्मों में आवाज दी थी, को जुम्बा की आवाज के लिए चुना गया था। ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री जो कैलडवेल को यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन की नेता ग्रैंड काउंसिलवुमन की आवाज देने की भूमिका मिली। 9 डिजाइन और एनिमेशन। मूल दृश्य ऊपर और रिलीज में प्रयुक्त दृश्य नीचे। बोइंग 747 और अंतरिक्ष यान दोनों ही पार्श्व स्थिति में उड़ रहे हैं। कई दशकों के डिज्नी फीचर्स से हटकर सैंडर्स और डेब्लिस ने पारंपरिक गौचे तकनीक के विपरीत लिलो एंड स्टिच के लिए पानी के रंग से चित्रित पृष्ठभूमि का उपयोग करना चुना। 8
शुरुआती डिज्नी एनिमेटेड शॉर्ट्स के लिए पानी के रंगों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही शुरुआती डिज्नी फीचर स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1937, पिनोचियो 1940 और डम्बो 1941 के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1940 के दशक के मध्य तक इस तकनीक को गौचे जैसे कम जटिल मीडिया के पक्ष में बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया था। सैंडर्स चाहते थे कि लिलो एंड स्टिच के लिए पानी के रंगों का इस्तेमाल किया जाए ताकि स्टोरी बुक का उज्ज्वल रूप और डम्बो की कला निर्देशन दोनों को उजागर किया जा सके, जिसके लिए पृष्ठभूमि कलाकारों को माध्यम के साथ काम करने में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। 8.21 एनिमेशन स्वयं 2D कार्य पर आधारित था क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के लिए बजट बहुत छोटा था। 20 चरित्र डिजाइन सैंडर्स की व्यक्तिगत ड्राइंग शैली पर आधारित थे, बजाय पारंपरिक डिज्नी इन-हाउस शैली के। 8 सैंडर्स की शैली को अपनाने में एनिमेटरों की सहायता के लिए फिल्म के दृश्य विकास पर्यवेक्षक सूसी निकोल्स ने एक मैनुअल बनाया, सर्फिंग द सैंडर्स स्टाइल। 13 सीमित बजट के कारण एनिमेशन प्रक्रिया में जेब या कपड़ों पर डिजाइन जैसे विवरणों से बचा गया था, और चूंकि वे फिल्म के अधिकांश हिस्से में छाया नहीं कर सकते थे, इसलिए कई दृश्य छायांकित क्षेत्रों में हुए और अधिक महत्वपूर्ण दृश्यों के लिए छाया बचा ली गई। 20 फिल्म के अंतरिक्ष यान जैसे अलौकिक तत्वों को समुद्री जीवन जैसे व्हेल और केकड़े जैसा डिजाइन किया गया था। 28 फिल्म के एक बदले हुए दृश्य में स्टिच, नानी, जुम्बा और प्लीक्ले ने लिहुए हवाई अड्डे से एक बोइंग 747 जेट का अपहरण किया, जो होनोलुलु शहर के बीचों बीच इमारतों से टकराता हुआ गुजरा। लेकिन 11 सितंबर के हमलों के बाद, जब निर्माण में कुछ ही सप्ताह बचे थे, तो क्लाइमेक्स को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि उन्हें जुम्बा के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करना पड़े। स्थान को भी बदल दिया गया ताकि वे क्वाई के पहाड़ों से उड़ान भर सकें। 29-30 भले ही सैंडर्स के अनुसार अंतिम डिजाइन में अभी भी ऐसे इंजन हैं जो 747 के जेट इंजन जैसे हैं। 20 इस समायोजन के बाद भी टीम के पास एनिमेशन के लगभग 2 अतिरिक्त मिनट के लिए पर्याप्त बजट था, जिसका उपयोग लिलो, नानी और स्टिच के नए परिवार बनने के उपसंहार मोन्टाज को बनाने के लिए किया गया था। 20-31 मुक्त करना 16 जून 2002 को लिलो एंड स्टिच का प्रीमियर एल कैपिटन थिएटर में हुआ। फिल्म निर्माताओं और डिज्नी स्टूडियो के अधिकारियों के अलावा प्रिसिला और लिसा मैरी प्रेस्ली, विनोना जुड, फिल कोलिंस, ग्रेगरी हाइंस और जोडी फोस्टर भी उपस्थित थे। 32 विपणन स्टिच को फिल्म के मार्केटिंग अभियान का केंद्रीय हिस्सा बनाने की इच्छा रखते हुए सैंडर्स ने एक विध्वंसक विचार पेश किया, क्या होगा अगर स्टिच ने अन्य डिज्नी संपत्तियों पर आक्रमण किया? वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के तत्कालीन अध्यक्ष डिक कुक को यह विचार पसंद आया और उन्होंने 4 पैरोडी टीजर ट्रेलर बनाने की अनुमति दी, उपनाम इंटरस्टिचल्स, जिसमें स्टिच डिज्नी पुनर्जागरण की 4 फिल्मों, जिनमें से 3 पर सैंडर्स ने काम किया था, के यादगार क्षणों को दिखाता है। द लिटिल मरमेड 1989, ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991, अलादीन 1992 और द लायन किंग 1994। 25 अधिकांश मूल अभिनेताओं ने ट्रेलरों में अपनी भूमिकाएं दोहराईं, लेकिन जब उनसे स्टिच के प्रति नकारात्मक अभिनय करने के लिए कहा गया तो वे भ्रमित हो गए। सैंडर्स ने समझाया, वे सभी पेशेवर और अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिनेता हमारे काम से खुश था क्योंकि वे काफी हद तक वे पात्र हैं, इसलिए यह सामान उनके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। 33 ट्रेलर में AC/DC गीत बैक इन ब्लैक भी शामिल है। मार्केटिंग अभियान में कई टाई इन प्रमोशन भी शामिल थे, जैसे मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील के हिस्से के रूप में लिलो और स्टिच खिलौने पेश किए जा रहे थे। 34 यूनाइटेड किंगडम में लिलो और स्टिच ट्रेलरों और टेलीविजन विज्ञापनों में एल्विस के गीत सस्पिशियस माइंड्स का एक कवर दिखाया गया था, जिसे गैरेथ गेट्स ने गाया था, जो यूके टीवी कार्यक्रम पॉप आइडल से प्रसिद्ध हुए थे। अमेरिका में हाउंड डॉग का इस्तेमाल नाट्य और टेलीविजन ट्रेलर दोनों के लिए किया गया था। मार्केटिंग अभियान ने स्टिच को डिज्नी फैमिली ब्लैक शीप के रूप में प्रस्तुत किया। प्रचार अभियान के रूप में फिल्म की रिलीज से पहले डिज्नी एडवेंचर्स में लिलो और स्टिच की कॉमिक्स चलाई गईं। कॉमिक्स में दोनों शीर्षक पात्रों के लिए फिल्म तक की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया था, जिसमें स्टिच का निर्माण और पलायन शामिल था। इन घटनाओं का बाद में सीक्वल लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच है जे ग्लिच द्वारा खंडन किया गया,
जिससे कॉमिक्स गैरविहित हो गई, लेकिन कॉमिक्स प्रयोग 625 रूबेन को पेश करने के लिए उल्लेखनीय है, जो बाद की फिल्मों और टीवी श्रृंखला में एक मुख्य पात्र था। उद्धरण वांछित अधिकांश कॉमिक श्रृंखला को एक सामूहिक खंड, कॉमिक जोन खंड 1, लिलो एंड स्टिच के रूप में जारी किया गया है। होम मीडिया। अपने पाम स्प्रिंग्स, फ्लोरिडा के होटल के कमरे में 3 सीधे दिनों के लिए सैंडर्स ने वैचारिक रेखाचित्रों को चित्रित करने और फिल्म की सामान्य कहानी की रूपरेखा तैयार करने के लिए 29 पृष्ठ की पिच बुक बनाई। 13 उन्होंने शुरू में एक लड़के के चरित्र को जोड़कर इसे संशोधित किया। 18 लेकिन जैसे जैसे स्टिच का चरित्र विकसित हुआ, सैंडर्स ने फैसला किया कि उसे एक महिला चरित्र के साथ तुलना करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि स्टिच एक पुरुष चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतुलन उसे एक छोटी लड़की के साथ रखना होगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो स्टिच के साथ संघर्ष में हो, और हमने महसूस किया कि एक छोटा लड़का एक साथी हो सकता है। 19 सैंडर्स ने फिर अपनी दीवार पर हवाई के एक नक्शे पर नजर डाली और याद करते हुए कि उन्होंने हाल ही में वहां छुट्टियां मनाई थीं, उन्होंने कहानी को वहां स्थानांतरित कर दिया। 8-9 पुस्तिका समाप्त करने के बाद उन्होंने इसे बरबैंक भेज दिया और शूमाकर ने एक शर्त के साथ पिच को मंजूरी दे दी, यह ऐसा दिखना चाहिए जैसे आपने इसे बनाया हो। 13 लिखना। एनिमेशन की पृष्ठभूमि प्राचीन मध्ययुगीन यूरोप में बहुत अधिक रही है। बहुत सी परीक्षाएं वहां अपनी जड़ें जमाती हैं, इसलिए इसे हवाई में रखना एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन उस विकल्प ने पूरी फिल्म को रंग दिया और हमारे लिए कहानी को फिर से लिखा। क्रिस सैंडर्स, हवाई में स्थान परिवर्तन पर विचार करते हुए। 15 डीन डेब्लॉइस, जिन्होंने मुलान के लिए कहानी सह प्रमुख के रूप में काम किया था, को थॉमस शूमाकर द्वारा अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर 2001 पर उत्पादन छोड़ने की अनुमति देने के बाद लिलो एंड स्टिच के सहलेखन और सहनिर्देशन के लिए लाया गया था। 20 इस बीच डिज्नी के कार्यकारी क्लार्क स्पेंसर को फिल्म के निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। कई पिछले और समवर्ती डिज्नी फीचर एनिमेशन प्रोडक्शंस के विपरीत, फिल्म की प्री प्रोडक्शन टीम अपेक्षाकृत छोटी रही और फिल्म के पूर्ण उत्पादन में जाने तक ऊपरी प्रबंधन से अलग रही। 21 मूल रूप से स्टिच एक अंतरगैलेक्टिक गिरोह का नेता था और जुम्बा उसके पूर्व साथियों में से एक था जिसे स्टिच को पकड़ने के लिए इंटरगैलेक्टिक काउंसिल द्वारा बुलाया गया था। 8 फिल्म के शुरुआती संस्करणों के लिए टेस्ट दर्शकों की प्रतिक्रिया ने स्टिच और जुम्बा को सृजन और निर्माता में बदल दिया। 8 जब एनिमेशन टीम ने स्थानीय इलाके पर शोध करने के लिए काउई का दौरा किया, तो उनके टूर गाइड ने ओहाना का अर्थ समझाया क्योंकि यह विस्तारित परिवारों पर लागू होता है। ओहाना की यह अवधारणा फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। डेब्लॉइस याद करते हैं, हम जहां भी गए, हमारा टूर गाइड किसी न किसी को जानता था। वास्तव में वह वही था जिसने हमें हवाईयन अवधारणा, ओहाना, के बारे में समझाया, एक ऐसा परिवार जो आपके निकटतम रिश्तेदारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उस विचार ने कहानी को इतना प्रभावित किया कि यह आधार विषय बन गया, वह चीज जो स्टिच को विकसित करती है, भले ही उसे क्या करने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाश है। काउई द्वीप को रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981 और जुरासिक पार्क ट्रायोलॉजी 1993 से 2001 जैसी फिल्मों में भी दिखाया गया था। डिज्नी के एनिमेटरों को फिल्म के कथानक को जोड़ने के कठिन काम का सामना करना पड़ा, जिसमें द्वीप की शांत सुंदरता के साथ तत्कालीन हालिया आर्थिक मंदी के दौरान कई हवाईवासियों की गरीबी और बदहाल जिंदगी को दिखाया गया था। फिल्म के युवा वयस्कों, नानी और डेविड को आवाज देने वाले अभिनेता होनोलुलु के मूल निवासी टिया कैर्रे और हवाईयन मूल के जेसन स्कॉट ली थे, जो हवाई में पले बढ़े हैं। कैर्रे और ली दोनों ने अपने पात्रों के संवाद को उचित बोलचाल की बोली में फिर से लिखने और हवाईयन स्लैंग शब्दों को जोड़ने में सहायता की। 22 फिल्म का एक अभिनव और अनूठा पहलू दो बहनों के बीच के रिश्ते पर इसका मजबूत फोकस है। उस समय अमेरिकी एनिमेटेड फिल्मों में बहनों के बीच एक प्रमुख कथानक तत्व के रूप में केंद्रीय संबंध दुर्लभ था। 23 ढलाई। डेविड चेज ने 1998 की शरद ऋतु में 150 अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ लिलो की भूमिका हासिल की। 24 स्टिच को शुरू में एक गैरमौखिक चरित्र के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन सैंडर्स ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि उसे कुछ बातें कहनी होंगी, इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हम इसे न्यूनतम रखें।
स्टिच की आवाज के लिए किसी पेशेवर अभिनेता को नियुक्त करने के बजाय डेब्लोइस ने सैंडर्स को भूमिका निभाने का सुझाव दिया। सैंडर्स के अनुसार स्टिच की आवाज वह थी जिसका वह नियमित रूप से स्टूडियो में लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करता था। वह लोगों को फोन पर कॉल करता और उस आवाज में आवाज निकालता और उन्हें परेशान करता। 25 टिया कैरे को मूलन 1998 में शीर्षक चरित्र के लिए माना गया था, लेकिन यह भूमिका मिंगना वेन से हार गई। 26 यह जानने के बाद कि डिज्नी एक हवाई सेट फिल्म कर रहा था, कैरे ने एक आवाज की भूमिका मांगी और नानी की आवाज के लिए काम पर रखा गया। 26 उसने लॉस एंजल्स, पेरिस और टोरंटो में अपने हिस्से की रिकॉर्डिंग में 2 साल बिताए। 27 जेसन स्कॉट ली को डेविड के रूप में लिया गया था जब कैरे ने उन्हें फिल्म के लिए सिफारिश की थी। 26 क्रिस विलियम्स, जो उस समय स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट थे, ने एजेंट प्लीकली की भूमिका के लिए केविन मैकडोनाल्ड का नाम सुझाया। मैकडोनाल्ड द्वारा भूमिका के लिए लिखे जाने के बाद उन्हें कास्ट किया गया। 9 कोब्रा बबल्स को शुरू में एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा गया था। इस भूमिका के लिए जेफ गोल्डब्लम को ध्यान में रखा गया था। गोल्डब्लम ने भूमिका को अस्वीकार कर दिया और बबल्स को एक ज्यादा डराने वाले किरदार के रूप में फिर से तैयार किया गया। सैंडर्स और डेब्लॉइस ने पल्प फिक्शन 1994 में विंग रैम्स के प्रदर्शन को याद किया और उन्हें कास्ट किया। 9 नानी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन एक दमकल गाड़ी को अपने घर की ओर आते देखकर वह घबराकर घर लौट आती है। बबल्स लिलो को वापस लाने के लिए आता है। जब बबल्स और नानी लिलो की भलाई के बारे में बहस करते हैं, लिलो जंगल में भाग जाती है और स्टिच से मिलती है, जो अपनी एलियन पहचान बताता है। यह महसूस करते हुए कि वह उसे जुम्बा और प्लीकली से छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लिलो गुस्से में स्टिच को अस्वीकार कर देती है। इससे कुछ ही पल पहले कि गंटू उन दोनों को पकड़ लेता है। गंटू के जहाज के उड़ान भरने से ठीक पहले स्टिच भागने में सफल हो जाता है। नानी स्टिच का सामना करती है, लेकिन जुम्बा और प्लीकली उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। नानी उनसे लिलो को बचाने के लिए कहती है, लेकिन वे जोर देते हैं कि उनके पास केवल स्टिच को पकड़ने का कानूनी अधिकार है। जब नानी टूट जाती है, तो स्टिच को ओएचए याद आता है, जो परिवार के लिए एक शब्द है जो उसने लिलो से सीखा था, और जुम्बा को उसे बचाने में मदद करने के लिए मना लेता है। जुम्बा, प्लीकली, स्टिच और नानी जुम्बा के अंतरिक्ष यान में सवार होते हैं, गंटू का पीछा करते हैं और लिलो को बचाते हैं। ग्रैंड काउंसिलवुमन खुद स्टिच को वापस लाने के लिए आती है और लिलो को खतरे में डालने और स्टिच को पकड़ने में विफल रहने के लिए गंटू को निकाल देती है। हालांकि स्टिच के सभ्य व्यवहार को देखने और यह सूचित किए जाने के बाद कि लिलो कानूनी रूप से स्टिच की मालिक है क्योंकि उसने उसे पशु आश्रय में खरीदा था, ग्रैंड काउंसिलवुमन ने फैसला सुनाया कि स्टिच पृथ्वी पर अपने निर्वासन को जिएगा और पेलेकाई परिवार यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन के संरक्षण में है। बबल्स ने खुलासा किया कि वह एक पूर्व CIA एजेंट है जो 1973 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको में ग्रैंड काउंसिलवुमन से पहले मिल चुका था। स्टिच, जुम्बा और प्लीकले, लिलो और नानी के परिवार में शामिल होकर डेविड और बबल्स की मदद से अपने घर का पुनर्निर्माण करते हैं। आवाज कास्ट। मुख्य लेख, लिलो और स्टिच पात्रों की सूची। डेवी चेज, लिलो पेलेकाई, क्वाई द्वीप पर रहने वाली एक विलक्षण हवाईयन लड़की जो स्टिच को अपने पालतू कुत्ते के रूप में अपनाती है। क्रिस सैंडर्स, बी, स्टिच के रूप में, जिसे प्रयोग 626 के रूप में भी जाना जाता है, एक नीला कोआला जैसा अवैध आनुवंशिक प्रयोग जिसमें अनकही अराजकता पैदा करने की क्षमता है। नानी पेलेकाई के रूप में टिया कैरेरे, लिलो की वयस्क बड़ी बहन और कानूनी अभिभावक। जेसन स्कॉट ली, डेविड कावेना, नानी का असहाय सरफर मित्र जो उस पर क्रश है। डेविड ओगडेन स्टीयर्स, डॉ. जुम्बा जुकिबा, गैलेक्सी डिफेंस इंडस्ट्रीज द्वारा नियोजित एक क्विल्टिक्वान पागल वैज्ञानिक जिसने स्टिच का निर्माण किया। केविन मैकडोनाल्ड, एजेंट प्लीकले, एक प्लॉर्गोनेरियन गैलेक्टिक फेडरेशन एजेंट जो पृथ्वी के विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। विंग रेम्स, कोब्रा बबल्स, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो लिलो के कल्याण और नानी के संरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। केविन माइकल रिचर्डसन, कैप्टन गंटू, गैलेक्टिक फेडरेशन के सम्मानित लेकिन अभिमानी शायलिक द्वितीय कमांड। जो कैलडवेल, ग्रैंड काउंसिलवुमन, गैलेक्टिक फेडरेशन की ग्रे लीडर। मिरांडा पैगेवाल्स, मर्टल एडमंड्स,
लिलो की सहपाठी जो उनके हलाउ हुला में रहती है और उसका तिरस्कार करती है। मूसा पुलोकी के रूप में कुनेवा मूक, लिलो के हुला शिक्षक। एमी हिल, श्रीमती हसागावा, एक बुजुर्ग महिला जो फल की दुकान चलाती है। सुसान हेगार्टी, बचाव महिला के रूप में जो पशु आश्रय चलाती है जहां लिलो ने स्टिच को गोद लिया था। उत्पादन, विकास, चरित्र के निर्माता क्रिस सैंडर्स द्वारा स्टिच का 1985 का एक अवधारणा स्केच। 1985 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स से स्नातक होने के बाद क्रिस सैंडर्स ने एक असफल बच्चों की किताब की पिच के लिए स्टिच का चरित्र बनाया था। 8 उन्होंने कहा, मैं इस छोटे से प्राणी के बारे में बच्चों की किताब बनाना चाहता था जो जंगल में रहता था। यह एक राक्षस जैसा था जिसके बारे में कोई वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं था कि यह कहाँ से आया है। लेकिन उन्हें कहानी को संक्षिप्त करना मुश्किल लगा और उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। 1987 में वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन ने उन्हें अपने नवगठित दृश्य विकास विभाग के लिए काम पर रखा। उनका पहला प्रोजेक्ट द रेस्क्यूर्स डाउन अंडर 1990 था, लेकिन उन्होंने जल्द ही स्टोरीबोर्डिंग में बदलाव कर लिया। 10 उसके बाद सैंडर्स ने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 और द लायन किंग 1994 के लिए सीक्वेंस की स्टोरीबोर्डिंग की। 1997 में डिज्नी फीचर एनिमेशन के कई अधिकारियों को वर्मोंट में माइकल आइजनर के फार्म पर एक रिट्रीट में आमंत्रित किया गया था, जहां पहले से मौजूद किंवदंतियों, लोककथाओं या क्लासिक उपन्यासों को अनुकूलित करने से परे भविष्य के एनिमेशन स्लेट पर चर्चा की गई थी। 12 रिट्रीट में डिज्नी फीचर एनिमेशन के तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष थॉमस शूमाकर ने सुझाव दिया कि वे एक ऐसी फिल्म का निर्माण करें जो हमारी पीढ़ी के लिए डम्बो होगी, जिसकी तुलना बड़े बजट की डिज्नी एनिमेटेड विशेषताओं से की जा सकती है जो उन्होंने पहले ही बना ली हैं। 8 शूमाकर ने सैंडर्स से फिल्म के निर्माण के बारे में संपर्क किया और उनसे कहा, हर कोई चाहता है कि यह अगली फिल्म आप हों। 9 वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड स्वान रिजॉर्ट में कराओके डिनर के दौरान शूमाकर ने सैंडर्स से पूछा, क्या ऐसा कुछ है जिसे आप विकसित करना चाहेंगे? सैंडर्स को बच्चों की पुस्तक परियोजना याद आई जिसे उन्होंने शुरू में विकसित किया था। 13 अपनी अगली बैठक में सैंडर्स ने एक दूरस्थ गैरशहरी स्थान का प्रस्ताव रखा जिसमें स्टिच एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह से वुडलैंड जानवरों के साथ बातचीत कर रहा था, उनके द्वारा बहिष्कृत किया जा रहा था और ग्रामीण कैंसस में एक खेत में अपने दम पर रह रहा था। 14 लेकिन शूमाकर ने सुझाव दिया कि स्टिच को इसके बजाय लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जानवरों की दुनिया पहले से ही हमारे लिए विदेशी है, इसलिए यदि आप इस राक्षस और उस स्थान के बीच सबसे अच्छा विपरीत प्राप्त करना चाहते हैं जहां यह रहता है, तो मैं आपको इसे मानव दुनिया में सेट करने की सलाह दूंगा। 13, 15, 16 सैंडर्स अंततः अनजाने में ही सही ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के द वाइल्ड रोबोट 2024। यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने कहा कि रंग अत्यंत जीवंत और समृद्ध हैं, जो हवाईयन सेटिंग के लिए उपयुक्त हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में एक आकर्षक चुटीला रवैया है जो कभी-कभी अधिक गंभीर डिज्नी कहानियों में गायब होता है। मजाकिया, मार्मिक और अच्छी गति वाली लिलो एंड स्टिच आदर्श पारिवारिक किराया है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। 62 द वाशिंगटन पोस्ट के डेसन होवे ने भी फिल्म के जलरंगों के उपयोग की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि यह आकर्षक है। यह आंखों के लिए आकर्षक होने के बजाय आसान है और हाइपर पावरफुल कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की इस दुनिया में इसमें कुछ राहत है। 63 ओवेन ग्लीबरमैन ने एंटरटेनमेंट वीकली के लिए समीक्षा करते हुए तर्क दिया कि लिलो एंड स्टिच में एनिमेशन में एक आकर्षक रेट्रोसरल जीवंतता है और यह देखना अच्छा है कि बच्चों के लिए एक फिल्म में एल्विस प्रेस्ली का उपयोग किया गया है, लेकिन कहानी मूर्खतापूर्ण और अजीब तरह से बेबुनियाद है। स्टिच को लिलो द्वारा खोजा जाता है, जो एक मनमौजी हवाईयन लड़की है जो सबसे ज्यादा रोने वाली है। ये दोनों केवल सिद्धांत रूप में दोस्त बनते हैं। उनके बीच इतना कम संबंध है कि फिल्म को बनाए रखने वाली एकमात्र चीज इसकी अस्पष्ट ईटी रूपरेखा है। 64 वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने महसूस किया कि सैंडर्स और डेब्लॉइस स्पष्ट अवसर के बावजूद किसी भी विशेष भावुक वीआरए विलेज पॉइंट मेकिंग से बचते हुए चीजों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। चरित्र डिजाइन काफी परिचित हैं,
लेकिन पृष्ठभूमि में एक असामान्य पेस्टल गुणवत्ता है जो फिल्म को एक आमंत्रित वातावरण प्रदान करती है। 65 इसके विपरीत, सैन फ्रांसिस्को गेट के मिक लासेल ने महसूस किया कि लिलो एंड स्टिच एक टेलीविजन सीरीज के लिए अधिक उपयुक्त थी। उन्होंने लिखा कि निर्देशक खुद को एक फीचर फिल्म की संरचना में बंद पाते हैं। वे लिलो और स्टिच के रिश्ते की कहानी बताने के लिए मजबूर हैं, ताकि इसे आकार और आगमन की भावना दी जा सके। चूंकि यह एक बच्चों की फिल्म है, इसलिए रिश्ता केवल श्मल्स की दिशा में जा सकता है। इसलिए पहले 10 या 15 मिनट की आशाजनक अराजकता को दबा दिया जाता है। 66 पीटर एम. निकोल्स कहते हैं कि नानी के चरित्र और उसके संघर्षों के माध्यम से यह फिल्म बड़े बच्चों को द एम्परर्स न्यू ग्रूव, अटलांटिस, द लॉस्ट एम्पायर और ट्रेजर प्लैनेट जैसे स्टूडियो द्वारा किए गए प्रयासों की तुलना में बेहतर तरीके से आकर्षित करती है। 67 साउंड ट्रैक। मुख्य लेख लिलो और स्टिच 2002 साउंड ट्रैक। फिल्म का साउंड ट्रैक लिलो एंड स्टिच एन ओरिजिनल वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स साउंड ट्रैक 11 जून 2002 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा ऑडियो सीडी और कॉम्पैक्ट कैसेट पर जारी किया गया था। साउंड ट्रैक में मार्क केली होमालू और एलन सिल्वेस्ट्री, फिल्म के संगीतकार, द्वारा लिखे गए फिल्म के 2 मूल गीत शामिल हैं और होमालू और कामेहामेहा स्कूल्स चिल्ड्रन कोरस द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली के 5 गाने भी शामिल हैं और उनके 2 गाने समकालीन कलाकारों द्वारा फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। इन गीतों को अमेरिकी गायिका विनोना बर्निंग लव और स्वीडिश समूह 18 कैनट हेल्प फॉलिंग इन लव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 23 जून 2003 को साउंड ट्रैक एल्बम को 1 मिलियन यूनिट की बिक्री के लिए रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया था। 17 मार्च 2023 को हवाईयन रोलर कोस्टर राइड गीत को 1 मिलियन प्रमाणित इकाइयों तक पहुंचने के लिए RIAA से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ। 69 फेथ हिल द्वारा गाया गया बेबी यू बिलोंग जापानी संस्करण में थीम गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उत्तरी अमेरिका में यह गीत केवल एक एल्बम ट्रैक था जिसका फिल्म से कोई संबंध नहीं था। 70 परंपरा। स्पिम्फ मीडिया। मुख्य लेख लिलो एंड स्टिच फ्रेंचाइजी। 26 अगस्त 2003 को डिज्नी ने एक डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल स्टिच द मूवी रिलीज किया, जो लिलो एंड स्टिच द सीरीज नामक एक टेलीविजन सीरीज के लिए पायलट के रूप में काम करता था। यह सीरीज 20 सितंबर 2003 और 29 जुलाई 2006 के बीच 65 एपिसोड तक चली। सीरीज वहीं से आगे बढ़ी जहां फिल्म रुकी थी और जुम्बा के बचे हुए प्रयोगों को पकड़ने और पुनर्वास करने के लिए लिलो और स्टिच के प्रयासों को दर्शाया गया। श्रृंखला, साथ ही फ्रेंचाइज के मूल भाग जो लिलो पेलेकाई पर केंद्रित थे और हवाई में सेट थे, टेलीविजन फिल्म लेरॉय एंड स्टिच के साथ समाप्त हुए, जो 23 जून 2006 को प्रसारित हुआ। 30 अगस्त 2005 को लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच है जे ग्लिच इस फिल्म का एक और डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल रिलीज किया गया। इस फिल्म में लिलो एंड स्टिच और स्टिच द मूवी के बीच सेट स्टिच में एक गड़बड़ी है क्योंकि उसके अणु कभी भी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुए। यह एक मूल शुरुआत स्टिच का परीक्षण के विपरीत है, जिसे लिलो एंड स्टिच की DVD रिलीज पर देखा गया था। लिलो मई दिवस हुला प्रतियोगिता जीतना चाहती है, जैसा कि उसकी मां ने 1970 के दशक में किया था, लेकिन स्टिच का गुस्सा जारी है। लिलो स्टिच पर लगातार गुस्सा करती रहती है क्योंकि उसकी गड़बड़ी उसके लिए और अधिक समस्याएं पैदा करती है और प्रतियोगिता जीतने की उसकी संभावनाओं को बर्बाद कर देती है। उसे लगता है कि स्टिच ठीक से सहयोग नहीं कर रहा है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि स्टिच मर रहा है। लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच है जे ग्लिच DVD में एक छोटी फिल्म द ओरिजिन ऑफ स्टिच भी शामिल थी, जो स्टिच है जे ग्लिच और स्टिच द मूवी के बीच एक पुल का काम करती थी। लिलो एंड स्टिच को 3 दिसंबर 2002 को VHS और DVD पर रिलीज किया गया था। 35 रिलीज के पहले दिन 3 मिलियन से अधिक DVD प्रतियां बेची गईं, जिससे खुदरा बिक्री में $45 मिलियन की कमाई हुई। 37 इस THX प्रमाणित DVD रिलीज में विभिन्न बोनस सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें बिल्ड इन एलियन एक्सपेरिमेंट, गेम, एक ऑडियो कमेंट्री, संगीत वीडियो, हटाए गए दृश्य, टीजर ट्रेलर और DVD रोम शामिल हैं। 38 2003 में एलिस इन वंडरलैंड
1951 और पोकाहोंटस 1995 के साथ 2 डिस्क डीवीडी संस्करण आने की घोषणा की गई थी, जो 2004 और 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्म का 2 डिस्क विशेष संस्करण डीवीडी ऑस्ट्रेलिया में 10 नवंबर 2004 को और यूके में 22 अगस्त 2005 को लिलो एंड स्टिच 2 स्टिच है जे ग्लिच 2005 की यूके रिलीज के साथ रिलीज किया गया, लेकिन यूएस में रिलीज कई देरी से प्रभावित हुई। 24 मार्च 2009 को डिज्नी ने आखिरकार विशेष संस्करण डीवीडी रिलीज की, जिसे बिग वेव एडिशन कहा गया। इस डीवीडी संस्करण में मूल पूरक विशेषताओं को बरकरार रखा गया, साथ ही एक ऑडियो कमेंट्री, 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, अधिक हटाए गए दृश्य, कई बिहाइंड द सीन फीचर्ड और कुछ गेम भी शामिल थे। 11 जून 2013 को लिलो एंड स्टिच को ब्लूरे पर रिलीज किया गया और 2 मूवी कलेक्शन में लिलो एंड स्टिच 2 के साथ डीवीडी पर फिर से रिलीज किया गया, जिसमें दोनों फिल्मों के साथ एक ब्लूरे शामिल था, लेकिन बोनस सुविधाओं के बिना। बिग वेव एडिशन डीवीडी की डिस्क 1 का पुनर्मुद्रण और लिलो एंड स्टिच 2 डीवीडी का पुनर्मुद्रण। 39 2 मूवी कलेक्शन ने तब से 2 बार फिर से रिलीज देखी है। एक 31 जनवरी 2017 को, जिसमें केवल ब्लूरे और 2 फिल्मों के डिजिटल डाउनलोड को रिडीम करने के लिए एक कोड था 40, और दूसरा 9 अगस्त 2022 को, जो दोनों फिल्मों को अलग अलग ब्लूरे डिस्क पर रखता है, जिसमें उनकी अधिकांश मूल डीवीडी बोनस विशेषताएं भी शामिल हैं। फिल्म का एक नया बहाल और रिमास्टर्ड संस्करण 6 मई 2025 को 4K अल्ट्रा एचडी ब्लूरे पर रिलीज किया गया था, जो लाइव एक्शन रीमेक की नाटकीय रिलीज के साथ मेल खाता था। 42 परिवर्तित दृश्य एक दृश्य जहां नानी लिलो का पीछा करती है, उसे यूके रिलीज के लिए संशोधित किया गया था ताकि फिल्म को ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन से यूनिवर्सल प्रमाण पत्र मिल सके। 43 मूल में लिलो एक कपड़े सुखाने की मशीन में छिप जाती है, जिसे एक अलमारी के साथ एक कमोड में बदल दिया गया था, जिसमें पिज्जा बॉक्स को दरवाजे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चों को ड्रायर में छिपने के लिए प्रभावित होने से बचाया जा सके। 45 यूके एडिट तब से सभी क्षेत्रों में फिल्म का मानकीकृत संस्करण बन गया है, क्योंकि इसका उपयोग फिल्म के डिजिटल और भौतिक रिलीज के लिए किया जाएगा। 44 स्वागत बॉक्स ऑफिस लिलो एंड स्टिच ने अपने पहले सप्ताहांत में $35.3 मिलियन कमाकर दूसरे स्थान पर शुरुआत की, जो टॉम क्रूज की माइनॉरिटी रिपोर्ट से थोड़ा नीचे था। 46 अपने दूसरे सप्ताहांत के दौरान यह माइनॉरिटी रिपोर्ट और मिस्टर डीड्स के पीछे तीसरे स्थान पर आ गया। 47 एक सप्ताह बाद मेन इन ब्लैक 2 की शुरुआत के बावजूद लिलो एंड स्टिच तीसरे स्थान पर रहा। 48 इस बीच लिलो एंड स्टिच ने परिवारों को आकर्षित करना जारी रखा, जबकि स्पाइडरमैन और स्टार वार्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स जैसे अन्य प्रमुख ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर अभी भी व्यापक रिलीज में थे और बॉक्स ऑफिस पर हावी थे। 49 इसके अतिरिक्त यह वार्नर ब्रदर्स की लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड फिल्म स्कूबीडू के साथ साथ मैट डेमन की एक्शन फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ा। 49 फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $145.8 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $127.3 मिलियन कमाए, कुल मिलाकर दुनिया भर में $273.1 मिलियन। 2 यूके में लिलो एंड स्टिच ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $2.4 मिलियन एकत्र किए, जो साइंस और माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग से आगे पहले स्थान पर रहा। 50 यह फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में रेड ड्रैगन से आगे निकल जाएगी। 51 अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में लिलो एंड स्टिच ने अमेरिका और कनाडा में $145.8 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $127.3 मिलियन कमाए, कुल मिलाकर दुनिया भर में $273.1 मिलियन की कमाई हुई। 2 यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स की आइस एज के बाद 2002 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। वे उस वर्ष घरेलू स्तर पर $100 मिलियन के आंकड़े को छूने वाली एकमात्र 2 एनिमेटेड फिल्में थीं। 52 बॉक्स ऑफिस मोजो का अनुमान है कि फिल्म ने अपने मूल प्रदर्शन के दौरान 25 मिलियन से अधिक टिकट बेचे। 2 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया लिलो एंड स्टिच को रिलीज होने पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 53 54 55
रॉटन टोमाटोज ने बताया कि 149 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 87% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.310 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, पारंपरिक डिज्नी किराया से अधिक, लिलो और स्टिच एक मज़ेदार और आकर्षक कहानी प्रदान करते हुए परिवार के मुद्दों की पड़ताल करता है। 56 मेटाक्रिटिक ने 30 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 73 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 57 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 58 शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 3+4 में से 1-2 स्टार लिखते हुए यह हाल के वर्षों के सबसे आकर्षक फीचर लेंथ कार्टूनों में से एक है, मज़ेदार, चुलबुला, चौंकाने वाला, मौलिक और एल्विस के 6 गानों के साथ। यह अंत में बीमार करने वाला मीठा नहीं हो जाता, इसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है और यह एक उज्ज्वल ऑफबीट लुक देता है। 59 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने लिखा, हमारे दिलों के प्रति अपने नए दृष्टिकोण में शिथिल और कम स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध इस बेबाक फिल्म में एक उन्मुक्त विध्वंसक हास्य की भावना है जो किसी भी गैर पिक्सर डिज्नी फिल्म की तुलना में कम कॉर्पोरेट और अधिक उन्मुक्त है। अपने हाथ से खींचे गए पात्रों और पृष्ठभूमि के लिए जलरंगों के उपयोग के साथ स्टूडियो ने 1940 के दशक के बाद पहली बार ऐसा किया है। यह उस समय की एक सुखद वापसी है जब कार्टून सिनेमा के सबसे पूर्वानुमानित रूपों में से एक के बजाय सबसे अजीबोगरीब रूप थे। 60 टाइम पत्रिका के रिचर्ड कॉलिस ने महसूस किया कि यह फिल्म एक उज्ज्वल, आकर्षक खिलौना है जिसमें माँ और पिताजी के लिए आधा दर्जन एल्विस प्रेस्ली गाने हैं और बस पर्याप्त व्यंग है। स्टिच अपनी जीभ को अपनी नाक में डालता है और अपने बलगम को खाता है ताकि किशोर हंसते रहें। शुरुआती बेहन दृश्यों में एक अंतराल के बाद लिलो अपनी खुद की अमेरिकी जीवंतता और बुद्धि को प्रकट करता है, साथ ही एक स्मार्ट कहानी की समझ है जो पारंपरिक या कंप्यूटरीकृत सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर को चिह्नित करती है। 61 तो दोस्तों कलेक्शन भी इस मूवी ने बढ़िया किया है। ये 17 मई 2025 को एल्स्केप से थिएटर में रिलीज़ की गई थी और इसके बाद इंडिया के साथ साथ अमेरिका में इसे 23 मई 2025 को रिलीज़ किया गया था। वहाँ पर इसने शानदार परफॉर्मेंस किया। बजट की बात की जाए तो बजट 100 मिलियन का बजट था, जिसके अंदर अभी लगभग 3 से 4 दिन के अंदर इसने 361.2 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। तो मूवी तो सुपर डुपर हिट हो चुकी है और अभी कंटिन्यू कलेक्शन करने वाली है और लगभग मैं आपको बता दूं 800 से 900 मिलियन आराम से ये कलेक्शन करने वाली है। बाकी इस मूवी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।